नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, चुनाव का मौसम हो और आरक्षण का मुद्दा ना छिड़े, ऐसा भारतीय राजनीति में कभी नहीं देखा गया है। और अभी जैसा कि आप जानते हैं, 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है वह चल रहा है। पहले फेज का मतदान भी हो गया है और फिर से इस बार देखा गया है कि आरक्षण का मुद्दा चुनाव के इस हवा में घुल मिल गया है। अब ये आरक्षण का मुद्दा कहां से इस बार उठा है? तो कर्नाटक से। और इस बार मुस्लिम आरक्षण को लेकर के बातें की जा रही है। तो लोकसभा चुनाव में अपने एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस की सरकार जो कर्नाटक में है वह वहां पर मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दे रही है, यानी कि पिछड़ा वर्ग में शामिल करके। और यह आरक्षण जो होगा, अगर मुसलमानों को दिया गया है तो इस वजह से एससी एसटी कोटा और ओबीसी कोटा के आरक्षण में कमी आएगी, यह कहना है। अब इस बात को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट दिया, यानी कि एनसीबीसी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के माध्यम से भी ये हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि ये बातें बिल्कुल सही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया है, यानी कि मुसलमान की जो सभी जातियां हैं उसको आरक्षण के तहत लाने का काम किया गया है। विपक्ष के द्वारा कहना है कि ये जो इस तरह का काम किया गया है, दरअसल ये तुष्टीकरण की राजनीति है। और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो अपनी रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट में कहा है मुसलमानों के सभी जातियों को जो आरक्षण दिया गया उसमें शैक्षणिक संस्थान में नामांकन के लिए और नौकरियों में जातियों और समुदाय को आरक्षण देने की बात की गई है। कर्नाटक सरकार से भी इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण अपने तरफ से नहीं दिया है। तो यह मुद्दा जो है फिर से चर्चा में आ गया है। अब हमारे लिए एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट हमारे लिए क्या जरूरी हो जाता है? राजनीतिक बातें अपनी जगह है, लेकिन हमारे लिए मुद्दा यह हो जाता है कि आरक्षण का प्रावधान क्या है और क्यों आरक्षण की आवश्यकता है। देखिए, जब ब्रिटिश इंडिया की बात हम करते हैं, जब ब्रिटिश हुकूमत भारत पे था, उस वक्त ही आरक्षण की व्यवस्था उसी समय से की गई थी, अफर्मेटिव एक्शन लाने के लिए। यानी कि समाज में वो समुदाय जो किसी भी वजह से पिछड़ गए हों, विकास की यात्रा में नहीं शामिल हो पाए हों, मुख्य धारा से वंचित हो गए हों, उन्हें ऊपर लाने के लिए, उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, कुछ विशेष छूट दिया गया, ताकि वह व्यक्ति भी आगे आ सके और फिर समावेशी विकास की अवधारणा जो है वह पुष्ट हो सके। इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब यहां पर जब हम देखते हैं कि 1950 में हमने अपने संविधान को अंगीकृत कर लिया, हमारे संविधान निर्माता के समक्ष कुछ चुनौती थी, और चुनौती यह कि आरक्षण दिया जाए, लेकिन आरक्षण का आधार क्या रखा जाए, सबसे बड़ी समस्या यही था। तो आरक्षण के आधार रखने की जब बात की गई तो कई चीजों पर सोचा गया, लेकिन फिर यह देखा गया कि जाति यानी कि कास्ट जो है इंडियन सोसाइटी की एक विशेषता है, और यह देखा गया कि कहीं न कहीं जाति के आधार पर ही भारतीय समाज में पिछड़ापन जो है वह व्याप्त है। इसीलिए जाति को एक आधार बनाया गया आरक्षण देने के लिए। और उस वक्त जो है एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात की गई, इन्हें आरक्षण देने की बात की गई। आगे आने वाले समय में ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया। 90 के दशक में अदर बैकवर्ड क्लास को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, आप जानते हैं कि महिलाओं को भी विभिन्न जगह, विभिन्न परीक्षाओं में या नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा दिव्यांग समुदाय को भी आरक्षण दिया जाता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इन्हें समाज का वंचित वर्ग माना गया। ठीक है, अब इसमें इंदिरा साहनी केस की भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें कहा गया कि आप कुछ भी कर लीजिए, स्टेट को कहा गया आप आरक्षण दीजिए, लेकिन इसकी सीमा जो है वह 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये अफर्मेटिव एक्शन जैसा कुछ नहीं हो जाएगा, बाकी समुदाय के लिए यह नुकसानदेह होगा। लेकिन हम फिर इसमें चर्चा भी आपसे करेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर के, और इसमें 10% आरक्षण इसके तहत दिया गया, जो कि ये जो 50% का मसला है वहां से ऊपर निकल जाता है। इन तमाम बातों पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो न्यूज एजेंसी है एएनआई, इसके तरफ से कुछ बातें कही गई है। एज पर द डेटा फ्रॉम कर्नाटका गवर्नमेंट, ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां लिखा गया है ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज, जाति और समुदाय को लेकर के, सभी जाति और समुदाय ऑफ मुस्लिम्स ऑफ कर्नाटका हैव बीन
included in the list of OBCs for reservation in employment and educational institute under the state government under category सेकेंड बी। अब यहां पर ध्यान देना है, मुस्लिम्स ऑफ कर्नाटका, ये जो कर्नाटक राज्य है उसके मुसलमान से संबंधित मसला है और इन्हें जो है ओबीसी कैटेगरी का जो ये जो है उसके तहत दिया गया है। किस किस चीजों के लिए? रोजगार के लिए और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन वगैरह के लिए दिया गया है। कैटेगरी सेकेंड बी, अब 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो यहां पर ये चीजें जो है देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के तरफ से कहा गया है, यानी कि एनसीबीसी के तरफ से यह बातें यहां पर कही गई है और पूरे डिटेल से यहां पर कहा गया है। एनसीबीसी ने कर्नाटक सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इस बात को लेकर के किसी प्रकार का फिलहाल स्पष्टीकरण नहीं दिया है। यहां पर देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति है और इसके जो अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर, उनके द्वारा कुछ बातें कही गई है। एक एक शब्द पे हम ध्यान देते हैं क्योंकि हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाएगा। कर्नाटक सरकार के नियंत्रणाधीन नौकरियों, ध्यान देना है, जो कर्नाटक सरकार के अधीन नौकरी हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और जो उसके अंदर शिक्षण संस्थान है उसमें प्रवेश में आरक्षण हेतु कर्नाटक के सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों को ओबीसी की राज्य सूची में शामिल किया गया है। ये बात एक चीज यहां पर क्लियर हो गया आपको। दूसरा, कर्नाटक सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, ध्यान दीजिए, कर्नाटक सरकार का जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है उसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक लिखित रूप से कुछ बातें अवगत कराई है और जो ये बातें अवगत कराई गई है, ये जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कर्नाटक सरकार के द्वारा जो बातें लिखा गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, वो चौंकाने वाला है। क्या लिखा गया है देखिए, इसमें कहा गया है मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय ना तो जाति हैं, ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि जो मुसलमान हैं राज्य में और जो ईसाई हैं, ये जो समुदाय हैं ये ना तो जाति हैं, कास्ट नहीं है, इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया कि यह धर्म भी नहीं है। ठीक है, ना तो जाति में और ना धर्म में कर्नाटक राज्य में मुस्लिम आबादी यहां पर इसको शामिल नहीं किया गया है और कहा गया कि कर्नाटक राज्य में जो मुस्लिम आबादी है 12.92% है। धार्मिक अल्पसंख्यक माना जाता है इन्हें राज्य में, और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे तो कर्नाटक में मुस्लिम की जो जनसंख्या है वह 12.92% है, यानी कि मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि 13% के करीब है राज्य की मुस्लिम आबादी। यहां जो मैंने कहा था कैटेगरी की बात किया था, तो देखिए यहां पर कुछ कैटेगरी यहां बनाया गया है। ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत अगर देखेंगे तो कैटेगरी 1 में 4% ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत दिया गया है। जातियां उपजातियां की बात करेंगे तो 55 जाति है और 296 उपजाति है, यानी कि कुल मिलाकर के 391 हो गया। जातियां उपजातियां की बात करेंगे तो यहां पर 95 जातियां हैं और 296 उपजाति हैं, टोटल 391 हो गया। अब इसमें मुस्लिम समुदाय की भी जाति शामिल है, जैसे कि इसमें देखेंगे कैटेगरी 1 में तो 17 जाति जो है इस 95 में से उसमें मुस्लिम है। ठीक है, उसके अलावा कैटेगरी 2A बनाया गया है, उसमें 15% जो है ओबीसी के लिए है। अब यहां पर 15% में देखेंगे तो 103 जो है वह जातियां और 290 उपजातियां, टोटल हो गया 393, और इसमें 103 में 19 जातियां जो है वह मुस्लिम के। ध्यान देना है, मैं यही कह रहा हूं कि जो एनसीबीसी ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को, सभी जातियों को जो मुस्लिम समुदाय में आते हैं उन्हें ओबीसी में डाल दिया गया है और उसके माध्यम से आरक्षण दिया गया है। हमारे संविधान की जब बात की जाती है ना, मैंने कहा जाति के आधार पर आरक्षण को किया गया, एक बेस दिया गया जिसमें यह देखा गया कि समाज में कितनी बेहतर स्थिति है और शैक्षणिक स्थिति को देखा गया। ठीक है, पिछड़ेपन और शैक्षणिक स्थिति को देख करके आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसमें धर्म को लेकर के चर्चा नहीं किया गया। इसलिए यहां पर यह एनसीबीसी का कहना है कि जब यहां पर आरक्षण दिया गया है तो मुसलमानों को, जो कर्नाटक के मुसलमान हैं, उन्हें ओबीसी जातियों में सबसे पहले शामिल कर दिया गया और फिर उसके माध्यम से आरक्षण दिया गया है। तो ये बात है, यहां पर 4% जो कैटेगरी 2B में है मुस्लिम धर्म की सभी जातियां इसमें शामिल की गई, इसके अलावा ये सब चीजें कुछ यहां पर दिया गया है। तो ठीक है, ये चीजें जो है आप देखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति दिया गया है। अब यहां पर इस बात को समझ लीजिए कि मुस्लिम धर्म को ओबीसी आरक्षण में शामिल क्यों किया गया है। एक बात है जो विपक्ष के तहत कहा जा रहा है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है। तुष्टीकरण कहने का तात्पर्य होता है अतार्किक ढंग से किसी विशेष जाति या समुदाय को कुछ लाभ देने की चेष्टा करना,
जो भी सत्ता में लोग बैठे होते हैं उनके द्वारा। इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहा गया। आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट इन चीजों को बताया गया है। मुस्लिम धर्म की सभी जातियों को ओबीसी आरक्षण में शामिल करने का आधार जो है वह पिछड़ा वर्ग होना है। शब्द पे ध्यान दीजिए, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग की ही बात की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया। वही बातें जो मैंने कहा कि मुस्लिम जो भी हैं और ईसाई हैं, ये समुदाय जो है वह जाति एवं धर्म की जगह पिछड़े वर्ग के आधार पर हमने इनको आरक्षण दिया है। ये राज्य की जो पिछड़ा कल्याण विभाग है उसके द्वारा कहा गया है कि आप ये मत समझिए कि जो हमने मुसलमानों को आरक्षण दिया है वह धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, बल्कि हमने ये देखा है कि ये पिछड़े वर्ग में शामिल होते हैं, इसीलिए हमने इन्हें ओबीसी के तहत आरक्षण दे दिया है। अब यहां से ये बातें की गई कि यदि मुसलमानों को ओबीसी के तहत शामिल कर दिया गया तो ओबीसी को जो मिलने वाला आरक्षण है उसमें फिर कमी देखी जाएगी, यानी कि वे लोग जो अदर बैकवर्ड क्लास में शामिल हैं, जो जातियां अदर बैकवर्ड क्लास में राज्य सरकार के तहत ओबीसी में शामिल हैं, उनमें त्रुटि देखी जाएगी, उनका लाभ जो है कम होगा। 27% आरक्षण की बात जो है ओबीसी के लिए किया गया है। अब यदि मुसलमान की जातियां भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसी के तहत आरक्षण दिया जाएगा। तो ये जो 27% ओबीसी के लिए आरक्षण दिया जाता, अब इसी में मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, ये बात ध्यान दीजिए। तो जो ये ओबीसी की जातियां हैं उसको फिर लाभ कैसे मिलेगा, ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो यही आरोप लगाया गया है कि आपने पिछले दरवाजे से सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डाल करके तुष्टीकरण की राजनीति की है। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार कर्नाटक राज्य ने मुस्लिम समुदाय को दिए आरक्षण का आधार स्पष्ट नहीं किया है। अभी जितना कहा गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, कर्नाटक सरकार की जो पिछड़ा कल्याण विभाग है उसके द्वारा इतना कहा गया है कि हमने पिछड़े वर्ग के तहत इसको ला करके दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी स्पष्ट नहीं है। और वही बात की राजनीति को देखते हुए, यह आप जानते हैं हमारे देश में आरक्षण का जो मुद्दा है वह कहीं न कहीं सामाजिक मुद्दा होने के बजाय अब राजनीतिक मुद्दा हो चुका है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि जब जब चुनाव आता है आरक्षण का मुद्दा जो है हमेशा छा जाता है। यही बात यहां पर कहा गया है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते ओबीसी आरक्षण का यहां पर दुरुपयोग किया गया है। राज्य द्वारा सामाजिक न्याय सिद्धांत को कमजोर करने का प्रयास किया गया है। सामाजिक न्याय सिद्धांत की बात यहां पर वही की गई कि आपको यहां पर एससी को, एसटी को या ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया उनका आधार क्या था, उस आधार के तहत यहां पर धर्म नहीं शामिल होता था, फिर भी आपने उसको धार्मिक लोगों के आधार पर शामिल करते हुए आरक्षण दिया। कर्नाटक में आरक्षण की अगर यहां पर स्थिति देखेंगे तो देखिए कैटेगरी 1 में देखेंगे 4% आरक्षण की बात जो की गई है वह बैकवर्ड कास्ट के लिए किया गया है। कैटेगरी 2A में देखेंगे 15% जो है ओबीसीज के लिए किया गया है। कैटेगरी 2B में 4% जो है वह मुसलमान के लिए किया गया है। यहां पर भी विवाद पहले से ही था इस चीज को लेकर के, ठीक है। और कैटेगरी 3A 4% जो है, बाकी जो वहां की अलग अलग उपजातियां हैं, जैसे वहां पर एक जो जाति है आप उसे एक संप्रदाय कह सकते हैं, वह लिंगायत। यहां पर कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। येदियुरप्पा जो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे इसी समुदाय से आते थे, तो इस समुदाय का काफी दबदबा रहा है। 5% आरक्षण जो है इस समुदाय को भी दिया गया है। इसके अलावा एससी को 17% और एसटी को 7%, ईडब्ल्यूएस को 10%, टोटल जो हो गया 66%। इंदिरा साहनी केस क्या कहा था कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये 66% पे है। तो बहुत सारे संवैधानिक दाव पेच यहां फंसा हुआ है। अब यहां पर हम भारत में आरक्षण की स्थिति देख लेते हैं। भारत में आरक्षण जो दिया गया, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उसका सामाजिक आधार देखा गया, शैक्षणिक आधार देखा गया, उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था शुरुआत में किया गया था। आर्थिक आधार उस वक्त नहीं देखा गया था। हालांकि बाद में जब ओबीसी को मिला 90 के दशक में आरक्षण, तो यहां पर क्रीमी लेयर की भी व्यवस्था की गई थी। बाद में ईडब्ल्यूएस को जब आरक्षण मिला 10%, वह आर्थिक आधार पर दिया गया था और इसमें भी क्रीमी लेयर की बात की गई। जाहिर सी बात है आर्थिक आधार ही यदि है तो क्रीमी लेयर तो उसमें आ ही जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए भारत की अगर स्थिति यहां देखें तो एससी एसटी के लिए देखेंगे तो 22.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहां पर यदि एससी की बात करें तो एससी को 15% आरक्षण दिया गया है, वहीं एसटी को 7.5% आरक्षण दिया गया है। ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। अगर यहां पर जोड़ देंगे आप तीनों को तो ये तीनों जोड़ करके जितना आ जाएगा, यानी कि 15% और 7.5% और 27%, तो ये आंकड़ा टोटल पहुंच जाएगा 49.5%।
ठीक है। और इसीलिए इंदिरा साहनीवाद में कहा गया था कि 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए आरक्षण, ठीक है, बाकी ओपन फील्ड से छोड़ना है। बाद में जो है पिछड़े समुदाय को यानी कि आर्थिक आधार पर यह तय किया गया कि कौन पिछड़ा है, आर्थिक आधार पे, तो उसके हिसाब से ईडब्ल्यूएस लाया गया और इसे 10% आरक्षण दे दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये आंकड़ा जो है यहां पर अब 10% जुड़ने के बाद 59.5% पे चला गया, यानी कि तकरीबन जो है 60% के आसपास ये मामला चला गया। और ये जनरल कैटेगरी के तहत देखेंगे तो आपको यहाँ पर अब 40.5% हो जाएगा, इसके आधार पर माइनस कर लीजिए। तो ये स्थिति जो है भारत में आरक्षण की फिलहाल स्थिति बताई गई है। इसके अलावा विभिन्न समुदायों के द्वारा समय समय पर आरक्षण की मांग की जाती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे पश्चिमी यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में जाट समुदाय के द्वारा किया जाता है, राजस्थान में गुज्जर भी, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल समुदाय के द्वारा, कर्नाटक में लिंगायत की बात मैंने कहा ही, इन सबों के द्वारा आरक्षण की बात कही जाती है। इंदिरा साहनी के इसके फैसले के मुताबिक नौकरी और शिक्षा में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2019 की बात है, ठीक चुनाव से पहले, जैसे कि अभी चुनाव हो रहा है 18वीं लोकसभा के लिए, जब 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव होना था तो उससे ठीक पहले ही लोकसभा और राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद यह कानून का रूप ले लिया। 2019 में केंद्र ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 50% कोटे से अलग 10% आरक्षण दिया है, यह बातें कही गई। तो यह मामला जो है ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिड कहा, ठीक है। ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं। ओबीसी आरक्षण का आधार क्या है, तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, और इसमें क्रीमी लेयर की फिर व्यवस्था की गई। यहां पर आप देख रहे हैं इन चीजों को। उसके अलावा आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है, जरा एक नजर इस पर डालते हैं। देखिए, जब हमारे संविधान निर्माता संविधान के निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने संविधान के भाग 3 में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और उन्होंने कहा कि नागरिकों को ये फंडामेंटल राइट्स होगा। नागरिकों को भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट दिए गए और निवासियों को भी दिया गया, ठीक है। स्टेट के अगेंस्ट ये मिलता है। तो आप जानते हैं आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक यह जो है फंडामेंटल राइट्स इसके तहत दिया गया और इसे 6 भाग में बांट दिया गया। 6 भाग में पहला भाग जो है वह समता के अधिकार की बात करता है, समता का अधिकार, ठीक है। अब देखिए, इसके तहत ही आरक्षण की व्यवस्था आ जाएगी, यानी कि स्टेट जो है सभी के साथ समान बिहेव करेगा, सभी को समान अवसर देगा, समता का अधिकार देगा, नियोजन वगैरह में हर जगह। लेकिन यहां पर मैंने कहा अफर्मेटिव एक्शन लेने की बात की गई, यानी कि अगर स्टेट को लगता है कि कोई समुदाय पिछड़ गया है तो उसके लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि कुछ आधार ये बताता है और कहता है इन आधारों पर कोई भी स्टेट, यानी कि राज्य सरकार की स्टेट, या फिर स्टेट कहने का मतलब यहां आप सरकार से समझ लीजिए, ठीक है, सत्ता से समझ लीजिए, तो स्टेट जो है वह नागरिकों के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अब वो आधार क्या क्या है, देखिए, वो आधार जो है धर्म को भी बताया गया है, वह आधार जो है मूल वंश को बताया गया है, वह जाति को भी बताया गया है, वह लिंग भी उसमें शामिल किया गया है, या फिर जन्म स्थान को बताया गया है, आप क्षेत्र से कह सकते हैं। तो ये जो आधार कुछ दिए गए हैं, 5 आधार, कहा गया कि इस 5 आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है, राज्य के द्वारा सभी को समान अवसर दिया जाएगा। 15.5 के तहत कहा गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, ठीक है, ये अधिकार दिया गया है स्टेट को। और अनुच्छेद 16 की जब बात करेंगे तो इस शब्द पे ध्यान दीजिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अब यहां पर अगर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता देने की बात की जाएगी तो यहां पर भी अफर्मेटिव एक्शन की बात किया जाएगा, यहां पर विशेष उपबंध किया जाएगा, नौकरी में भी दिया जाएगा, प्रमोशन में भी आरक्षण की बात फिर की जाएगी। और अनुच्छेद 340 के तहत क्या कहा गया है, देखिए, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों की जांच करने और उचित सिफारिश करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। ये आर्टिकल 340 हमारे संविधान का कहता है। तो ये कुछ आर्टिकल हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब जरा हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पर एक नजर डालते हैं, चूंकि ये जो पूरा मुद्दा आया है, आपको मैंने दिखाया प्रेस नोट जो दिखाया था वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का ही दिखाया था। ये जो देखिए, ये पूरा जो चर्चा चला था ये राष्ट्रीय, देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा ही आया था।
इसके अलावा यहाँ जो मैंने ये प्रेस नोट आपको दिखाया था और कहा था इसके जो अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिर, तो इनके द्वारा ही ये पूरी जानकारी दी गई। तो ये जो कमीशन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अब ये पूरी तरह से चर्चा में आ गया है। तो संभव है यूपीएससी की नजर रहेगा और आरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। इसकी स्थापना जो है 14 अगस्त 1993 में किया गया था। अधिनियमित कैसे हुआ? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन अधिनियम 2018 के द्वारा पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। संविधान का जो 102वां संशोधन रहा अधिनियम 2018 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां पर इसे जो है संवैधानिक दर्जा इस आयोग को दिया गया था 102वां संशोधन करने के बाद। ठीक है, अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत इसे सूचीबद्ध कर दिया गया। अब यहां पर आयोग के तहत कहा गया कि इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कुल 5 सदस्य होंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या बताया कि एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 जो है इसके सदस्य होंगे। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करेगी। इतना मामला समझ में आ गया। अब ये टॉपिक जो है आपको प्रीलिम्स के लिहाज से भी, मेंस के लिहाज से भी और इंटरव्यू के लिए भी पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा है, चुनाव से रिलेटेड है, तो अभी इस पे बहुत सारे आर्टिकल आएंगे। संस्कृति आईएएस का मैगजीन में भी अवश्य आएगा। वेबसाइट पे जाके सर्च कीजिएगा संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे, या ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लगातार इस पे कुछ आर्टिकल पढ़िए ताकि आपका कंसेप्ट जो है और क्लियर हो सके। चलिए, इस पर एक प्रीलिम्स का प्रश्न है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन कीजिए। क्या कहता है? ओबीसी वर्ग के आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को वर्ष 2018 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान के अनुच्छेद 338 बी में अधिसूचित किया गया है। सभी कथन असत्य नहीं है, ध्यान देना है, शब्द पे ध्यान देना है, फिर उसे डिकोड करना है। सभी कथन असत्य नहीं है, असत्य नहीं है कहने का मतलब है सत्य, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। तो 4 में से जो भी आपको सही लगे उसका जवाब चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आरक्षण का मुद्दा जो है पहले फेज के चुनाव के बाद ही आ गया है। ठीक है, और इसमें कहीं न कहीं धर्म भी जुड़ गया है, अल्पसंख्यक समुदाय जुड़ा है। ठीक है, तो आगे चल करके पूरा चुनाव इससे प्रभावित होने वाला है, ये मान के चलिए। इसीलिए ये मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। और चूंकि इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है, आयोग का भी अलग तरह से कुछ कहना है, तो ये चर्चा जो है पूरी तरह से ये बहुत संवेदनशील होने वाला है। आपको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 जो आपका पूरा पड़ जाता है, जिसमें एक टॉपिक होगा आपने का एक सब्जेक्ट ही है इंडियन सोसाइटी, और पेपर 2 में तो आपके लिए समझिए बहुत जरूरी होने वाला है, जिसमें एक सोशल जस्टिस भी होगा, गवर्नेंस पॉलिटी वहां से रिलेटेड होगा। तो कुल मिलाकर के आपको अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कर्नाटक सरकार ने जिस तरह से मुसलमानों को ओबीसी के तहत डाल करके आरक्षण दिया है, ऐसा करना सही है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो आपत्ति है इस बात को लेकर के, कर्नाटक सरकार से जो स्पष्टीकरण मांगा गया है, क्या आपको लगता है क्या आयोग गलत है, या जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में कह रहे हैं, कितना सही है? आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवगत कराइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।